गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग जो बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दो स्पेशल होते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपको आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर, बिहार संबंधित क्वेश्चन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आदि संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन यानी करंट अफेयर्स से लेकर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, यह तर्क दिया जाता है कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने में उर्वरक सब्सिडी का एक नकारात्मक प्रभाव रहा है। अब यहाँ पर टिप्पणी करना है कि इस पर साथ ही उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन जो होता है अकाउंट है, जो सरकार क्या करती है, पहले था कि आपको कैश पैसा मिल जाएगा या किसी दूसरे माध्यम से या कंपनी को मिल जाता था जो अमाउंट सब्सिडी के रूप में। अब वो सरकार सीधे किसान के ही अकाउंट में डायरेक्ट भेज देती है, जो एलपीजी सिलेंडर पर, केरोसिन पर, उर्वरक पर भी लागू होने की बात हो रही है। तो डीबीटी के बाद बदले किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के फायदों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ना दीजिए, बदले में आप प्रत्यक्ष रूप से आय में ही सहायता कर दीजिए, यानी उनको कुछ पैसा दे दीजिए। क्लियर है? तो देखते हैं क्या मैटर है। यहाँ देखिए, कृषि उत्पादकता के लिए उर्वरकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, ताकि किसानों को सस्ती उर्वरक मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि जब सस्ता उर्वरक मिल जाएगा तो लोग जैविक खेती की तरफ क्यों भागेंगे? कुछ समझ में न आए, उर्वरक खेत में उड़ेल दीजिए। हालांकि इसके साथ ही उर्वरक सब्सिडी निम्नलिखित तरीकों से जैविक खेती के विकास और प्रोत्साहन को हानि भी तो पहुंचाते हैं। पहला कारण देखिए, यह रासायनिक उर्वरकों को क्या करेगा, फर्टिलाइजर को सस्ता बना देगा, जिससे कृषक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग हेतु प्रेरित होते हैं। दूसरा, कारपोरेट भी तो इससे जुड़ा हुआ है। ये उर्वरक अगर सब्सिडी को हटाए जाने तथा जैविक खेती के प्रोत्साहन को बाधित करते हैं, क्योंकि उद्योग, उर्वरक और कॉरपोरेट हस्ती सब तो एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैविक खेती यानी कि कृषक क्या होगा, वह आत्मनिर्भर कृषक की बात हो रही है। तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं कि कृषक या किसान जो हो वह आत्मनिर्भर हो जाए। इसमें ना ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़े कॉरपोरेट या उद्योग संघ, इन सबका तो हित इसके अपोजिट ही हैं। अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला और संरचना, अब जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है वह भी तो कमजोर ही है भारत में। रासायनिक उर्वरकों के वितरण हेतु एक सुविकसित आपूर्ति श्रृंखला विद्यमान है, जबकि जैविक उर्वरक तो अभी नया ही आया हुआ शब्द है। अतः इसके वितरण में भी इसका अभाव है, इसका भी चैनल या श्रृंखला न बन पाया है। जैविक खेती में नई तकनीकों को कम अपनाया जाना, यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। आगे देखिए, उर्वरक जैविक लीकेज तथा डाइवर्जन से प्रभावित होते हैं। जाना कहीं और था, चले कहीं और गए थे। भारत सरकार उर्वरक सब्सिडी पर करीब 70,000 करोड़ रुपए व्यय करती है, जबकि कृषकों के पास केवल 35% तक ही पहुंच पाता है, बाकी सब रास्ते में ही रह जाता है। सस्ते उर्वरकों के आवश्यकता से अधिक उपयोग ने भारत के बहुत से भागों में कृषि उत्पादकता को नष्ट कर दिया है, तथा अन्य उर्वरकों की उपेक्षा करते हुए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कृषक केवल यूरिया पर झुक गए हैं। ना कुछ समझ में आता है, यूरिया प्रथम सिंचाई से बाद यूरिया, दूसरे सिंचाई के बाद यूरिया, कटने से पहले यूरिया, ले यूरिया, फिर और थोड़ा सा हल्का बारिश हो गया तो फिर यूरिया। अतः केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के तर्कीकरण का निर्णय लिया गया एवं अक्टूबर 2016 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का सूत्रपात किया गया था। लेकिन जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली होगा तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट, मतलब कि खाता होना चाहिए बैंक में, यानी कि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि वह मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति हों, पहली बात। दूसरे, उनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन हो, ऐसा ना हो कि वह
वो किसी और की ज़मीन पट्टा पर ले रहे हैं तो अपना रसीद कहाँ से दे पाएंगे। बहुत तरह की इसमें समस्याएं हैं। वर्तमान में 14 राज्यों के 17 जिलों में डीबीटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये तो अभी बहुत सारे राज्य लगभग पूरे भारत में हैं। डीबीटी के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को किए गए वास्तविक विक्रय के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है। कृषकों को सभी सब्सिडी युक्त उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा विक्रेता की दुकान पर स्थापित विक्रय बिंदु उपकरणों के माध्यम से की जाती है। यानी कि प्रत्येक जगह पीओएस मशीन लगेगा और वहाँ पर किसान का अंगूठा लगेगा, अतः उनको वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजर सस्ता मिलेगा। लाभार्थियों की पहचान कैसे होगा, तो आधार कार्ड इसमें आवश्यक है इत्यादि से की जा सकती है। इसके विपरीत और प्रत्यक्ष आय सहायता में क्या होगा, तो पैसा उनके अकाउंट में भेज दिया जाए। में मौद्रिक सहायता उर्वरकों को खुदरा विक्रेताओं के बजाय सीधे कृषकों को प्राप्त की जाती है, जैसे कि एलपीजी का जो पैसा आता है वो इसी तरह आ जाता है। प्रत्यक्ष आय सहायता अधिक पारदर्शी है, न्याय संगत है और फसल तटस्थ है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेलंगाना में किसानों को चेक प्रदान किए गए जिसे वो अपनी इच्छा से किसी भी बैंक में जमा कर सकते थे। यह इसलिए किया गया ताकि बैंकों द्वारा कृषकों के बकाया ऋण की उगाही के लिए उन खातों में अंतरिम सब्सिडी का प्रयोग न किया जा सके। बैंक होता क्या है, पहले तो अकाउंट खुलवा लेंगे, फिर उसके बाद में प्यार से उसको कुछ दे भी देंगे कृषक को, और कृषक तो बीच माल्या है नहीं कि उसका एक अकाउंट लंदन में हो और एक स्विस बैंक में भी हो। अब बेचारे का होता क्या है, थोड़ा भी उसका जो पेमेंट में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ उसके अकाउंट को होल्ड लगा देंगे, बस हो गया, जो भी था उसका सब वो निचोड़ लेंगे वाली बात होती है। यह कृषकों को अपने उत्पादन तथा आगतों के प्रयोग संबंधी निर्णय लेने हेतु बाजार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। चूंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान कंपनियों को किया जाता है, इसलिए उन्हें उत्पादन लागत को न्यूनतम करने तथा गुणवत्ता में सुधार का कोई लाभ नहीं मिलता, अतः वे अप्रभावी रहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ सहायता बाजार विकृतियों और इसके संबंधित दक्षता हानियों में वृद्धि नहीं करेगी, क्योंकि किसान अब स्वतंत्र है और पैसा उसके पास मिलेगा, वह पैसा जो चाहे वो अपनी मर्जी से खर्चा कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी है। हानि नंबर 1, अगर किसान बेवरा निकल गया तो वो सारा सारा पी जाएगा। ये दूसरी बात है कि इस समय तो हम लोग जिसको बेवरा समझते थे वो तो सरकार के लिए जीवन दायिनी है। अब समझने वाली बात है कैसे है, या उनका महिमा मंडन किया जा रहा है क्योंकि जो लोग सरकार में हैं वे लोग ही कहीं बेवरे हों, ये दूसरी बात है। लाभार्थियों की पहचान में कठिनाइयां तथा व्यापक वित्तीय निहितार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के डाटाबेस हो, यानी पहले भूमि का रिकॉर्ड चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड चाहिए और आधार भी तो मस्ट है, के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। यह भूमि तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डाटाबेस के अपूर्ण डिजिटलीकरण के कारण लेन देन की अवधि को बढ़ा देता है, मामला पेंडिंग हो जाता है। आय सहायता प्रत्यक्ष रूप से कृषकों को प्रदान की जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति, धन की गैर कृषि उपयोगों में डाइवर्जन तथा डिपेंडेंसी सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कृषक क्या हो, क्या वो आश्रित ही हो जाए कि उसको कुछ भी करना हो तो क्या हो, रोड पर लोग जमा हो जाएं, कहें कि भाई हमको कुछ पैसा दे दो, पैसा नहीं है। अतः प्रत्यक्ष सहायता को इसकी हानियों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह भी उतना कारगर इसका उपाय नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष से अगर हम पैसा दे रहे हैं तो अगर पहली बात होती कि अगर पहले पैसा न देते तो एक बात है, अगर प्रत्यक्ष पैसा मिलेगा तो 100% पैसा अगर सरकार जो ड्रॉप करेगी वह किसान या आदमी जो ज़रूरतमंद है उसी के पास पहुंचेगी। लेकिन जो दूसरे तरफ से आता है सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, बीपीएल अनाज पर सब्सिडी, एलपी बाकी सब पर सब्सिडी जो पहले आती थी, जो इसमें कंपनियों को या डीलरों को या ग्राहकों को तीसरे वाया मीडिया मिलता था, उसमें तो बहुत जगह ट्रांजैक्शन होता है। कहीं कुछ नेता लोग खा गए, कुछ मुखिया लोग पैसा खा गए, कुछ एमएलए एमपी, हर स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार होता है। लेकिन डीबीटी में तो भ्रष्टाचार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तब समझने वाली बात है कि आगे करना क्या है। हाँ, लेकिन इसकी हानियाँ है कि अब लोग काम ही न करें या बैठे रह जाएं कि अब डीबीटी से ही अपना जीवन यापन चला लेंगे। ये सब तो कहने ही वाली बात है कि डीबीटी से पैसा कभी उतना मिलेगा नहीं कि किसान बैठे रहें और कुछ काम करें, इसी से उनका कार्य चल जाए।
राज्यों में इसकी विशेष निगरानी की जानी चाहिए तथा इसके परिणामों के आधार पर इसे व्यापक स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। तो आज हम लोग देख लिए डीबीटी का कुछ लाभ और कुछ हानि तथा साथ में ही जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी में जो उर्वरक सब्सिडी है वो कितना नकारात्मक भूमिका अदा करता है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सबसे पहला राज्य कौन है जो पूर्णतः जैविक स्टेट हो गया है? तो ये सब कागज का कमाल है। क्या नाम है उसका? तो सिक्किम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।